Hello students, my name is Sara Khanam, lecturer of electrical engineering. I am from Government Polytechnic, Lucknow. Today I am going to represent the topic of transformer, its working principle, it's about construction and basic concept of auto transformer. A transformer is a static piece of device which transfer electrical energy from one electrical circuit to another without any change in power, frequency and power factor. Okay? हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती हैं जो कि एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा आपस में कपल्ड होती हैं. ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे ट्रांसफ़र करता है विदाउट एनी चेंज इन पावर, फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर. ओके, दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है बल्कि एक कॉमन मैग्नेटिक मीडियम होता है जिसके थ्रू दोनों सर्किट आपस में कपल्ड होती हैं. इट डज़ नॉट चेंज एनी वोल्टेज, it change voltage level, current level and without any change in power, frequency and power factor. हम ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बेसिक डायग्राम के द्वारा लाइक दैट. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोर के कंस्ट्रक्शन को. यहाँ पे ट्रांसफार्मर, ये हो गया कोर का कंस्ट्रक्शन एंड दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइंडिंग. ट्रांसफार्मर में जिस साइड हम सोर्स अप्लाई करते हैं उस वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जिस साइड हम लोड अप्लाई करते हैं उस वाइंडिंग को हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं. हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में जब हम प्राइमरी वाइंडिंग पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं या इस प्राइमरी वाइंडिंग की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है सेकेंडरी वाइंडिंग पे वाया अ कॉमन फ्लक्स जनरेटेड इन द core. Okay, so we can say that here is the two electrical circuit which is connected via a common magnetic core. Okay, हम प्राइमरी वाइंडिंग को, सेकेंडरी वाइंडिंग को नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं एज अ हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड एज अ लो वोल्टेज वाइंडिंग. जिस साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं वो वोल्टेज एज अ हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, जिस साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं वो वाइंडिंग एज अ लो वोल्टेज वाइंडिंग फंक्शन करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है. म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग अगर दो कॉइल इस प्रकार से आपस में रखी होती हैं कि एक कॉइल से उत्पन्न होने वाला मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से भी लिंक हो, तो एक कॉइल में अगर हम करंट की वैल्यू चेंज करते हैं तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और धारा प्रवाहित होती है अगर सर्किट क्लोज है तो. इस प्रिंसिपल को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है. जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि ट्रांसफार्मर में भी दो वाइंडिंग्स होती हैं जो कि आपस में म्यूचुअली कपल्ड होती हैं वाया कॉमन मैग्नेटिक पार्ट. तो जब हम प्राइमरी साइड पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वाया म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी साइड पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है लाइक दैट. प्राइमरी साइड पे हमने सेकेंडरी साइड पे लोड लगाया. जब हम यहाँ पे प्राइमरी साइड पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमें पता है फैराडे का नियम E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी. अगर फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है. ओके, मान लिया कि प्राइमरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 है. तो प्राइमरी साइड पे जब यहाँ पे हम सोर्स अप्लाई करेंगे, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, इस सोर्स के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो भी ऑल्टरनेटिंग होगा. कोर मैग्नेटाइज होने के बाद यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होगा. फ्लक्स जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसकी वजह से सेल्फ इंडक्शन के द्वारा प्राइमरी सर्किट पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E1 एंड बाय म्यूचुअल इंडक्शन क्योंकि जो सेकेंडरी कॉइल है ये भी सेम फ्लक्स से लिंक है तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E2. दैट इज़ द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय म्यूचुअल इंडक्शन. तो हम कह सकते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राइमरी वाइंडिंग पे अप्लाई की वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेकेंडरी वाइंडिंग पे ट्रांसफ़र हुई विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी और विदाउट अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज on DC transformer will be damaged because no EMF will be induced. Okay,
अगर हम ट्रांसफार्मर पे डीसी अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि डीसी मीन्स एक कांस्टेंट वोल्टेज, एक कांस्टेंट सिग्नल, ओके। तो अगर हम डीसी अप्लाई करते हैं तो डीसी से जो उत्पन्न होने वाला फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा। डीसी के केस में डी फाई बाई डी टी विल बी 0, देन देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट, ओके। अगर हम करंट की बात करें, जब ट्रांसफार्मर ऑन होता है तो वो जो करंट ड्रॉ करता है सप्लाई से, दैट इज स्टार्टिंग करंट, दैट इज इक्वल टू I1, that is equal to potential difference means V1 minus E1 divided by impedance of the primary circuit, okay? अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी से अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स कांस्टेंट होने के कारण फैराडे के नियम से, फॉर्मूले से अगर हम देखें तो देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट, E1 विल बी इक्वल टू 0, देन करंट will be equal to V upon Z1 which is highly greater than current produced by AC. तो ट्रांसफार्मर जब हम DC अप्लाई करेंगे वो अपनी सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा और उस अधिक करंट के कारण इसकी वाइंडिंग डैमेज हो जाएंगी, इसलिए ट्रांसफार्मर को हम DC पे वर्क नहीं कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। इफ़ वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन, मेनली ट्रांसफार्मर के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज़ वाइंडिंग, नेक्स्ट इज़ कोर। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हम ट्रांसफार्मर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज़ कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड नेक्स्ट इज़ शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अगर हम कोर टाइप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कोर टाइप कंस्ट्रक्शंस में जो कोर होती है, उन कोर को नॉर्मली बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर कोर यूज़ करते हैं इस तरीके से, जिसमें दो वर्टिकल पोर्शन होते हैं और दो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होते हैं। और इस कोर को बनाने के लिए हम नॉर्मली दो एल सेक्शन या फिर एक यू एंड आई सेक्शन का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज़ वाइंडिंग। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के केस में जब हम वाइंडिंग को प्लेस करते हैं तो वाइंडिंग को बनाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों वर्टिकल पोर्शन पे वाइंडिंग्स को लगाया जाता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम अंदर की तरफ प्लेस करते हैं एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग को उसके बाद हम ऊपर की तरफ प्लेस करते हैं, ओके, लाइक दैट। लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर की तरफ प्लेस्ड होती है ये, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाहर की तरफ प्लेस्ड होती है। उसका रीज़न ये होता है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम कोर की साइड पे रखते हैं ताकि वाइंडिंग को कोर से इंसुलेट रखने के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल लगाना पड़े वो उसकी क्वांटिटी कम हो। तो यहाँ पे इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर की तरफ, हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाहर की तरफ। तो जैसे जो बाहरी वाइंडिंग होती है वो इनर वाइंडिंग को कम्प्लीटली कवर किए रहती है, तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम सिलेंड्रिकल वाइंडिंग कहते हैं। और इसका एडवांटेज ये होता है कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है, इसमें वाइब्रेशन के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट इज़ शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अगर हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर को बनाने के लिए यहाँ कोर पे 3 वर्टिकल पोर्शन होते हैं, वाइंडिंग हम इस सेंट्रल पोर्शन पे प्लेस करते हैं, ओके। इस टाइप के ट्रांसफार्मर में कोर को बनाने के लिए हम नॉर्मली ई सेक्शन एंड आई सेक्शन के लैमिनेशंस का यूज़ करते हैं। वाइंडिंग्स को हम प्लेस करते हैं सेंट्रल पोर्शन पे, तो सेंट्रल पोर्शन पे ये कोर मैग्नेटाइज होगी, फ्लक्स जनरेट होगा, तो अधिक फ्लक्स जनरेट होने के लिए हम चाहते हैं कि इसका रिलक्टेंस मिनिमम हो, दैट्स वाई हम इस सेंट्रल पोर्शन का एरिया ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस आउटर वर्टिकल पोर्शन, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज़ वाइंडिंग। अगर हम वाइंडिंग की बात करें शेल टाइप ट्रांसफार्मर में, तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को हम डिस्क वाइंडिंग या सैंडविच वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि शेल टाइप ट्रांसफार्मर के केस में जो वाइंडिंग होती हैं वो एक के ऊपर एक होती हैं। जैसे अगर हम किसी वर्टिकल पोर्शन में ढेर सारी डिस्क को अप्लाई कर दें तो जिस टाइप का कंस्ट्रक्शन फॉर्म होगा उसी टाइप का कंस्ट्रक्शन शेल टाइप की वाइंडिंग्स का होता है, इसलिए हम इसे डिस्क वाइंडिंग भी कहते हैं। अगर हम दोनों ट्रांसफार्मर को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर के केस में कोर मटेरियल कम लगता है एज़ कम्पेयर टू शेल टाइप ट्रांसफार्मर, लेकिन वाइंडिंग मटेरियल कोर टाइप ट्रांसफार्मर में अधिक लगता है एज़ कम्पेयर टू शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज लो पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर।
इफ़ यू टॉक अबाउट द लॉसेस, लॉसेस मीन्स अगर हम किसी भी डिवाइस पे एनर्जी अप्लाई करते हैं तो देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, ओके, एंड दिस डिफरेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉसेस, ओके, दैट इज़ अनडिज़ायरेबल फॉर एनी डिवाइस। ट्रांसफार्मर के केस में लॉसेस दो प्रकार के होते हैं। अगर हम पार्ट की बात करें तो ट्रांसफार्मर में एक इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया मेनली और एक कोर पार्ट हो गया, तो लॉसेस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेनली एक कॉपर लॉस हो गया एंड नेक्स्ट वन इज़ कोर लॉस, दैट इज़ हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस जो वाइंडिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण होता है, हम उसे कॉपर लॉस कहते हैं। चूँकि वाइंडिंग बनाने के लिए हम कॉपर मटेरियल का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इस लॉस को कॉपर लॉस कहते हैं, ओके। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। यदि प्राइमरी वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट I1 है, सेकेंडरी में I2 है, तो कॉपर लॉसेस प्राइमरी वाइंडिंग का I1 स्क्वायर R1 दैट इज I2 स्क्वायर R2। तो कॉपर लॉस जो कि करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और ये वाइंडिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज़ कोर लॉस। अगर हम कोर लॉस की बात करें तो कोर लॉस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस एंड नेक्स्ट वन इज़ एडी करंट लॉस, ओके। हिस्टेरेसिस लॉस ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ड्यू टू हिस्टेरेसिस इफेक्ट सम एनर्जी लॉसेज इन द कोर कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें जो डोमेन्स होते हैं वो उनमें जो एटम्स होते हैं वो डोमेन्स में एग्जिस्ट करते हैं और एक डोमेन्स में लाइक दैट एक डोमेन्स में लगभग 10 to the power 12 to 10 to the power 15 एटम तक हो सकते हैं, ओके। इन सारे डोमेन्स में जो एटम्स के रोटेशन की दिशा होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपने आप को फील्ड की दिशा में एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे जब हम AC फील्ड अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि AC मीन्स जिसकी पोलैरिटी हर एक हाफ साइकिल के बाद चेंज होती है, ओके। जब हम AC फील्ड अप्लाई करते हैं तो डोमेन्स अपने आप को पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक दिशा में एडजस्ट करते हैं लाइक दैट, एंड देन जब पोलैरिटी रिवर्स होती है मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में, ये अपने आप को रिवर्स दिशा में एडजस्ट करते हैं। हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए डोमेन्स एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करते हैं। तो इन साइक्लिक रोटेशन में जो फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं हम उसे हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं और हम इसे BH कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ये जो एरिया कवर होता है इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस, ओके। नेक्स्ट वन इज एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस जब हम कोर की बात करते हैं, कोर में EMF इंड्यूस्ड होता है, तो उस इंड्यूस्ड EMF के कारण कोर के अंदर इनसाइड द कोर पार्टिकल्स अपोजिट पोलैरिटी की तरफ फ्लो करने लगते हैं और कोर के अंदर करंट जनरेट होती है जिसे हम एडी करंट कहते हैं। इस एडी करंट के कारण कोर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, हीटिंग के कारण लॉसेज होते हैं, कोर मेल्ट हो सकती है। तो इसलिए जब भी कोर को बनाया जाता है उसे पतली पतली स्ट्रिप्स में कट करके हाई रेजिस्टिविटी के मटेरियल से लैमिनेट करके फिर ज्वाइन किया जाता है, क्योंकि करंट दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो करंट को डिक्रीज करने के लिए हमें उस पाथ का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, दैट्स वाई वी यूज़ हाई रेजिस्टिविटी मटीरियल फॉर रिड्यूसिंग द एडी करंट। नॉर्मली हम सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं लैमिनेट करने के लिए, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट इज़ इक्विवेलेंट सर्किट। ट्रांसफार्मर में जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइक लॉसेज हो गए, ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजेशन, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्विवेलेंट सर्किट के डिज़ाइन करते हैं। ये है ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट, ये है प्राइमरी वाइंडिंग एंड दैट इज़ द सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके। V1 सेल्फ इंडक्शन के थ्रू EMF इंड्यूस्ड हुआ E1, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू इंड्यूस्ड EMF दैट इज़ E2, ओके। R1 इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कॉपर लॉसेज होते हैं विच इज़ प्रोपोर्शनल टू I1 स्क्वायर R1। X1 इज़ द लीकेज लॉस, ओके। जब कोर मैग्नेटाइज होती है तो फ्लक्स जनरेट होता है। हम ये एज्यूम करते हैं कि टोटल फ्लक्स कन्फाइंड है कोर से, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि सम ऑफ द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इस कोर में फ्लो ना होकर के सम ऑफ द फ्लक्स एयर में लीक करता है, जिसको हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं।
लीकेज फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के लीकेज फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं x1 से एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के लीकेज फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं x2 से. ओके, लीकेज फ्लक्स लॉस ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट. तो हम कह सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग एलिमेंट है R1 X1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपर लॉस को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीकेज लॉस को. नेक्स्ट वन इज़ कोर कंपोनेंट. अगर हम कोर की बात करें ओके तो जब हम ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं तो ट्रांसफार्मर जो भी एनर्जी सप्लाई से ड्रॉ करता है, एज्यूम करें कि अगर ट्रांसफार्मर नो लोड पे है, मतलब सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट है और प्राइमरी साइड पे हमने सोर्स अप्लाई किया है, तो जब ये ओपन है और यहाँ पे हमने जब सोर्स अप्लाई किया तो नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर जो करंट ड्रॉ करता है सप्लाई से, हम उसे नो लोड करंट कहते हैं या एक्साइटिंग करंट कहते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट. ओके, इस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो हमें पता है कि जो कॉपर लॉसेस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं वो कॉपर लॉसेस की वैल्यू बहुत कम होगी, तो हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, राइट. तो नो लोड की कंडीशन में हम ये मान सकते हैं कि जब सर्किट ओपन है, कोई पावर सेकेंडरी पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो जो टोटल एनर्जी ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा है वो कंज्यूम होता है कोर लॉस को सप्लाई देने में, लाइक हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस. ओके, तो यहाँ पे आई नॉट दैट इज़ एक्साइटिंग करंट, आर नॉट रिप्रेजेंट करता है कोर लॉस को. हम लॉस को रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि लॉस का मतलब हीटिंग इफेक्ट, और रेजिस्टेंस में भी जब धारा प्रवाहित होती है तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ लॉस. नेक्स्ट कंपोनेंट इज एक्स नॉट. एक्स नॉट रिप्रेजेंट करता है कोर की मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी को. ओके, जब हम एनर्जी देते हैं तो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम होती है कोर को मैग्नेटाइज करने में एंड सम पार्ट ऑफ द एनर्जी सप्लाई देती है लॉस को. तो एक्स नॉट रिप्रेजेंट करता है कोर की मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी को. आई नॉट इज इक्वल टू द फेजर सम ऑफ कोर लॉस कंपोनेंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मीन्स जो कंपोनेंट कोर को मैग्नेटाइज करने में कंज्यूम होता है दैट इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और जो कोर लॉस को सप्लाई देता है दैट इज कोर लॉस कंपोनेंट. नेक्स्ट पार्ट इज ईएमएफ इक्वेशन. ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम फैराडे के नियम से स्टार्ट करते हैं. E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी. अगर हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑल्टरनेटिंग के कारण फाई विल बी इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी. अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो E विल बी इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फाई एम साइन ओमेगा टी. अगर हम माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर दें, अवॉइड कर दें क्योंकि ये लेंस लॉ को रिप्रेजेंट करता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी या फिर एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90. Okay, then the maximum value of the EMF will be is equal to n phi m omega. Okay, अगर हम RMS वैल्यू की बात करें तो E RMS will be equal to EM upon root 2 which is equal to n phi m omega upon root 2. Omega is equal to 2 pi f. F is the supply frequency. Then we can say root 2 pi f n phi m. Means जो RMS वैल्यू ऑफ द EMF है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स पे. हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है. फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि EMF जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न. प्राइमरी वाइंडिंग में यदि नंबर ऑफ टर्न N1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न N2 है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में EMF जो जनरेट होगा दैट इज इक्वल टू रूट 2 पाई एफ N1 phi m which is represented here, and the EMF induced in the secondary winding will be equal to root 2 pi f N2 phi. Okay? अगर हम इन दोनों इक्वेशन का रेशियो निकालें तो जो कांस्टेंट वैल्यू है कैंसिल आउट करने के बाद E1 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू E2 अपॉन N2 दैट इज इक्वल टू रूट 2 पाई एफ फाई एम. यहाँ पे अगर हम दोनों का रेशियो देख लें तो हमें क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N2, दैट इज नोन एज टर्न रेशियो. ओके, अब हमें पता है कि ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी MMF विल बी इक्वल टू सेकेंडरी MMF. I1 N1 will be equal to I2 N2.
देन अगर हम यहाँ से N1/N2 निकालें, N1/N2 इट इज़ इक्वल टू I2/I1। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिला, V1/V2 इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1। दैट इज़ नोन एज EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ट्रांसफॉर्मर की एप्लीकेशन की बात करें तो हम उसे एज अ स्टेप अप भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टेप डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप अप का मतलब होता है हम एज अ स्टेप अप भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को, एज अ स्टेप डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप अप मीन्स जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ करता है हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप मोड में कनेक्टेड है। जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है हम कहते हैं ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन मोड में कनेक्टेड है। ओके, एक सेम ट्रांसफार्मर को एज अ स्टेप अप एज अ स्टेप डाउन वर्क करा सकते हैं। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि हमने कौन सी वाइंडिंग को एज अ प्राइमरी कनेक्ट किया है और कौन सा वाइंडिंग को एज अ सेकेंडरी कनेक्ट किया है। ओके, जब हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम प्राइमरी साइड पे कनेक्ट करते हैं N1 और लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम सेकेंडरी साइड पे कनेक्ट करते हैं, देन ट्रांसफार्मर इज़ यूज एज स्टेप डाउन। जहाँ पे हाई वोल्टेज सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे स्टेप डाउन मोड में रन कराते हैं। और जब हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं एज अ प्राइमरी एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं एज अ सेकेंडरी, देन ट्रांसफार्मर इंक्रीज द वोल्टेज लेवल और ये वर्क करता है स्टेप अप मोड में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर मीन्स जिस ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉसेस ना हो, जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके, कोई भी डिवाइस आइडियल नहीं होता है, बट हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं इक्विपमेंट वो उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉसेस, एक लो लॉस वाला इक्विपमेंट जिसकी एफिशिएंसी हाई होगी, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इट हैज़ नो लॉसेस। लॉसेस मीन्स नो कॉपर लॉस 0 एंड कोर लॉस 0, लीकेज लॉस 0। ओके, कॉपर लॉस 0 मीन्स बाइंडिंग रेजिस्टेंस आर 0, मीन्स बाइंडिंग के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होने चाहिए। देयर इज़ नो फ्लक्स लीकेज, मीन्स कोई भी लीकेज लॉस ना हो। नेक्स्ट है स्मॉल करंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड वाइल द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हैज़ बाइंडिंग रेजिस्टेंस, लीकेज फ्लक्स एंड हैज़ लॉसेस। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हम कह सकते हैं कि एक स्मॉल करंट वो ड्रॉ करेगा कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए, मीन्स कोई भी कोर लॉसेज ना हो। तो हम कह सकते हैं कि कोर का रिलक्टेंस दैट शुड बी 0 एंड कोर की परमिबिलिटी रिलक्टेंस दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द परमिबिलिटी 1/μ L/A परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए अगर रिलक्टेंस 0 होना चाहिए आइडियल केस में, देन परमिबिलिटी शुड बी इनफाइनाइट विच इज़ नॉट पॉसिबल। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर मीन्स जहाँ पे हमें वेरिएबल वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। अभी तक हमने कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर पढ़ा। कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के केस में हम जैसा मैंने पहले बताया कि 2 वाइंडिंग्स होती हैं जो कि आपस में आइसोलेटेड होती हैं और एक कॉमन मैग्नेटिक पार्ट के द्वारा कनेक्टेड होती हैं। अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में एक वाइंडिंग होती है लाइक दैट, एक कोर सेक्शन। एक ही वाइंडिंग को हम एज अ प्राइमरी और एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स के अक्रॉस हमने सोर्स कनेक्ट किया, ये एज अ प्राइमरी वाइंडिंग एक्ट करेगा, और कुछ नंबर ऑफ टर्न्स के अक्रॉस हमने लोड कनेक्ट किया, ये एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह एक्ट करेगा। ओके, डेफिनेशन ऑटो ट्रांसफार्मर हैविंग ओनली वन वाइंडिंग अ पार्ट ऑफ विच एक्ट एज अ प्राइमरी एंड अदर एक्ट एज अ सेकेंडरी। कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे ट्रांसफर करता है विदाउट एनी चेंज इन frequency. Okay, number of winding has only one winding on the laminated core. It has 2 separate winding on the primary and on the secondary. सिंबल की अगर हम बात करें एक वाइंडिंग है तो हम एक सिंबल इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सेकेंडरी सिरा होता है वो वेरिएबल होता है, उसको हम जब मूव करते हैं अप एंड डाउन तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होता है और इसी हिसाब से हम उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन मोड में एडजस्ट करते हैं। इंसुलेशन, अगर हम वाइंडिंग की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं होती हैं
और कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के केस में दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल, यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एंड इन केस ऑफ कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर दैट इज़ बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. साइज ऑटो ट्रांसफार्मर की एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर स्मॉल होती है बिकॉज ऑफ स्मॉल कोर लॉसेज एंड स्मॉल वाइंडिंग. पावर ट्रांसफर बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन एंड पार्टली बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन. कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के केस में बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन. यहाँ पे कनेक्शन टैपिंग पे डिपेंड करता है. ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में एक्साइटिंग करंट स्मॉल होती है और यहाँ पे एक्साइटिंग करंट लार्ज होती है. इट इज़ मोर इकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ लेस वेट एंड लेस लॉसेज. लीकेज फ्लक्स यहाँ पे लो होता है बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस. यहाँ पे हाई होता है. अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर कम होती है. लॉसेस कन्वेंशनल ऑटो ट्रांसफार्मर में कम होते हैं क्योंकि मटेरियल कम यूज़ होता है. तो अगर हम सेम रेटिंग के ट्रांसफार्मर को कंपेयर करें, हम कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में अधिक होती है. ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है एज अ स्टार्टर इन इंडक्शन मोटर, एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड एज अ voltage booster. Okay, that's all about my topic. Thank you.